हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस पनीले द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। तो चार ऑप्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। ए ऑप्शन पर है रक्त, बी ऑप्शन पर है सीरम, सी ऑप्शन पर है जीव द्रव्य जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, और डी ऑप्शन पर है लसिका। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप भी नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। और अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, जीव द्रव्य जिसे बोला जाता है प्लाज्मा। तो उस पनीले द्रव को बोला जाता है स्टूडेंट्स प्लाज्मा, जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं स्टूडेंट्स। अब प्लाज्मा की भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा देखा जाए तो स्टूडेंट्स रक्त का एक तरल भाग होता है। रक्त का एक तरल भाग होता है जिसमें समस्त पदार्थ घुलनशील अथवा अघुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें पाई जाने वाली जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पकल्स, के कारण जो रक्त होता है, रक्त का रंग लाल होता है स्टूडेंट्स, आरबीसी की उपस्थिति के कारण। और ये जो आरबीसी होती है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु सबसे तन्य है। अब हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी जो धातु है जो सबसे ज़्यादा तन्य है। ए जस्ता, बी स्वर्ण, सी ताम्र और डी सीसा। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी स्वर्ण है। यानी अगर सबसे अधिक तन्य धातु के तौर पर अगर देखा जाए तो वो धातु होती है स्टूडेंट स्वर्ण, या जिसे बोला जाता है सोना। अब बात कर लेते कि ये तन्यता जो गुण है, ये तन्यता तन्यता जो प्रॉपर्टी होती है, ये धातुओं की प्रॉपर्टी होती है, ये होती क्या है, इसके बारे में अभी अब हम चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो तन्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है स्टूडेंट्स जिसके द्वारा उसे खींचकर लंबे लंबे तारों में बदला जा सकता है। सोने में देखा जाए तो सोना जो एक ऐसी धातु है जिसमें तन्यता का गुण बहुत ही ज़्यादा अधिकतम पाया जाता है। तन्यता का जो गुण होता है वो अधिक पाया जाता है। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो सोने की जो शुद्धता होती है सोने की जो शुद्धता होती है उसे कैरेट में मापा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि जब चार जनक कोशिकाएं एक बार विभाजित होती हैं तो कितनी संतति कोशिकाएं उत्पन्न होंगी। तो ए ऑप्शन में है 16, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन में है 8। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर है 8। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक बार में यदि चार जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है, यदि एक बार में चार जनन कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, माना कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ अगर चार कोशिकाएं अगर जनन कोशिकाएं हैं जिनमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो चार कोशिकाओं से स्टूडेंट्स हमारी 8 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा स्टूडेंट्स। और इस प्रकार के जनन को स्टूडेंट्स बोला जाता है कोशिका विभाजन। इस चीज़ को ध्यान में रखें। इस प्रकार के कोशिका जनन को कह सकते हैं हम, या जनन को कह सकते हैं कोशिका विभाजन। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स की विद्युत अपघटन में अवमुक्त होने वाली धातु पर जमा होती है। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है डिब्बे के कोनों में, बी ऑप्शन में बताया जा रहा है कैथोड पर, सी ऑप्शन में बताया जा रहा है एनोड पर आधा तथा कैथोड पर आधा, और डी ऑप्शन पर बताया जा रहा है एनोड पर। तो स्टूडेंट्स सही आंसर जल्दी से आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। और अब हम देखने वाले हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी कैथोड पर, यानी कि विद्युत अपघटन में अवमुक्त होने वाली जो धातु होती है वो स्टूडेंट्स कैथोड पर जमा होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब बात कर लेते हैं कि जो विद्युत अपघटन है ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक को, अगर हम बात करें कोई रासायनिक यौगिक है तो उस रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके स्टूडेंट्स उसके रासायनिक जो बंध होते हैं, उसके जो रासायनिक बंध होते हैं उनको तोड़ा जाता है स्टूडेंट्स। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम जल को ले लेते हैं, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो जल होता है वो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, और इसे ही स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, जल का विद्युत अपघटन बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है, इसी को ही जल का विद्युत अपघटन बोला जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि शब्द प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया स्टूडेंट्स। अब हमें देखना है कि ये जो शब्द है प्रोटोप्लाज्म ये किनके द्वारा दिया गया। ए रूडोल्फ विर्चो, बी पुरकिंजे, सी रॉबर्ट ब्राउन और डी रॉबर्ट हुक। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें, क्योंकि अब हम आंसर इसका देखने वाले हैं, आपको आंसर बताने जा रहा हूँ मैं इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी पुरकिंजे। तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है ये सर्वप्रथम स्टूडेंट्स इसका जो उपयोग किया था वो पुरकिंजे ने किया था स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें, पुरकिंजे के द्वारा इसका सबसे पहले उपयोग या प्रयोग किया गया था। और कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो जीवित तरल माध्यम होता है, जो जीवित तरल माध्यम होता है, उस तरल माध्यम को, जीवित तरल माध्यम को स्टूडेंट्स बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है कि शब्द जीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये जो शब्द है जीन ये किन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए मेंडल के द्वारा, बी जोहानसन के द्वारा, सी डार्विन के द्वारा या डी वाटसन के द्वारा। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी जोहानसन। तो स्टूडेंट्स जो जीन शब्द दिया था, जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो सबसे पहले जोहानसन ने किया था स्टूडेंट्स। इनके अनुसार जो जीन है, जो जीन डीएनए के उस खंड को कहा जाता है, उस खंड को बोला जाता है जिसमें किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स के निर्माण की सूचना एकत्रित रहती है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन है कि अमीबा एक कोशिकीय है, फिर फिल इन द ब्लैंक है और बहुकोशिकीय। तो हमें देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से बहुकोशिकीय कैटेगरी में कौन आता है। ए यूबेलिना, बी क्लेमिडोमोनास, सी ब्रेड मोल्ड जिसे रोटी की फफूंद बोला जाता है और डी पैरामीशियम। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें, क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है सी ब्रेड मोल्ड जिसे रोटी की फफूंद बोला जाता है, वो आपका बहुकोशिकीय के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट्स। अब बात है कि बहुकोशिकीय होता क्या है। तो स्टूडेंट्स ऐसे जीव जिनका शरीर स्टूडेंट्स एक या एक से अधिक कोशिकाओं के संगठन से मिलकर के बना होता है, तो उन्हें ही स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, बहुकोशिकीय जीव बोला जाता है स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 कि आंख में वह पटल जिस पर छवि आती है। तो इसका ऑप्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। ए लेंस, उसको लेंस कहा जाता है क्या। बी श्वेत पटल या कॉर्निया बोला जाता है उसको। सी दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है। डी परितारिका या जिसे आइरिस कहा जाता है। तो उस पटल को क्या कहा जाता है जहाँ पर क्या होता है, छवि आती है या छवि बनती है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। अब हम इसका आंसर आपको बताने जा रहे हैं। इसका सही आंसर है सी दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आंख का ये वह स्थान होता है जहाँ पर क्या होती है, छवि आती है, छवि बनती है स्टूडेंट्स। देखा जाए तो जो रेटिना होता है स्टूडेंट्स, रेटिना की अगर हम बात करें, ये रेटिना आंखों की पिछली गहरे रंग की परत होती है, गहरे रंग की परत होती है जिस पर किसी वस्तु से टकराकर आने वाला जो प्रकाश होता है, प्रकाश वहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। जिस पर किसी वस्तु से स्टूडेंट्स टकराकर आने वाले जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है स्टूडेंट्स, और उस वस्तु का प्रतिबिंब फिर स्टूडेंट्स कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है कि वी ऑक्सीजनित
रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका परिवहन न करने वाली जो वेन है, शिरा है, वो कौन सी है? ए ऊर्ध्व महाशिरा, बी यकृत निवाहिका शिरा, सी फुफ्फुस शिरा और डी वृक्क शिरा। तो वो शिरा कौन सी स्टूडेंट्स? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी फुफ्फुस शिरा जो है वो वीऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन न करने वाली शिरा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो जो शिराएं होती हैं ये शरीर के सभी भागों से जो अशुद्ध रक्त होता है उस अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य करती हैं, हृदय में पहुंचाने का कार्य करती हैं। परंतु अगर हम बात करें फुफ्फुस शिरा की, तो फुफ्फुस शिरा में देखा जाए तो शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है स्टूडेंट्स जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम एक और चर्चा करें फुफ्फुस धमनी की, फुफ्फुस धमनी की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी मात्र धमनी है स्टूडेंट्स जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अशुद्ध रक्त बहता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये अपवाद है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव जो अल्कोहल में शर्करा के परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है और कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है? ए पेनिसिलियम बोला जाता है, बी लैक्टोबैसिलस बोला जाता है, सी राइजोबियम बोला जाता है या डी खमीर बोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, या वो क्या कहलाता है? तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है डी, उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स खमीर बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो वो सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है, जो अल्कोहल में शर्करा के परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, उसको स्टूडेंट्स बोला जाता है खमीर। अब देखा जाए तो ईस्ट कोशिकाएं जो होती हैं, ईस्ट कोशिकाओं को ही स्टूडेंट्स खमीर बोला जाता है। ठीक है, जो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, खमीर कहा जाता है। और इनमें होने वाला जो अनोक्सी श्वसन होता है, इनमें क्या होता है स्टूडेंट, अनोक्सी श्वसन होता है और अनोक्सी श्वसन के दौरान ये जो शर्करा होती है स्टूडेंट, जो शर्करा होती है, ठीक है ना, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन जो प्रोसेस होती है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, CO2 बनता है और प्लस आपका अल्कोहल बनता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण है। तो किस कारण से किसी की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है या गति में परिवर्तन होता है, तो वो कारण क्या होता है, वो बाह्य कारक क्या है, उसको क्या कहा जाता है? ए घर्षण बोला जाता है, बी बल बोला जाता है या सी वायुमंडलीय दाब बोला जाता है उसको, या डी दाब बोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है बी बल, उसको बल कहा जाता है स्टूडेंट्स। देखा जाए तो मतलब गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण होता है स्टूडेंट्स बल होता है। अब देखा जाए तो जो बल है वो किसी एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बाहरी कारक होता है, एक तरीके का बाहरी कारक है, ठीक है ना, जिसके द्वारा वस्तु में क्या होता है स्टूडेंट्स, त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है या त्वरण उत्पन्न हो जाता है स्टूडेंट्स। और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो स्टूडेंट चलने लगती है, और कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो स्टूडेंट्स रुक जाती है। तो यही वो बाह्य कारक है स्टूडेंट्स जो क्या करता है, जो किसी की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या गति में परिवर्तन का कारण बनता है, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स बल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। स्टूडेंट्स 12 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ए फूल, बी तना, सी मूल और डी पत्ती। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए फूल। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें कि पौधे का वह भाग जो वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो भाग होता है फूल। और जो फूल होता है स्टूडेंट्स, ये फूल का उपयोग जो होता है वो लैंगिक जनन के लिए
लैंगिक जनन हेतु कह सकते हैं पादप द्वारा किया जाता है, यानी पौधा जो इसका उपयोग करता है वो लैंगिक जनन के लिए करता है। और इस प्रकार के वनस्पति प्रवर्धन और मतलब इस प्रकार अगर देखा जाए तो वनस्पति प्रवर्धन ना होकर इनमें स्टूडेंट्स क्या होता है, लैंगिक जनन होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। अगला वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।